हेलो एवरीवन, दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेट्स टू एक्सीलेंस, जहाँ पे आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। सो गाइस, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने 2 सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया है मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। सो अगर आपसे वो दोनों वीडियोस मिस हो गई है, सो डोंट वरी, मैं लिंक आई बटन पर डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। सो शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी टाइम पास। शुरू करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट: द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद पीपल एंड रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब लोगों के साथ काम करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके, अकम्प्लिश किया जा सके। अब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या इंस्टीट्यूशन में, या स्कूल में, या कंपनी में, कहीं भी हम काम करते हैं, वो जगह का एक गोल होता है, एक एम होता है, एक विजन होता है कि उनको क्या अचीव करना है, क्या मकसद है उसका, है ना। सो उस मकसद को पाने के लिए जो काम करते हैं साथ में, ठीक है, उनको लेके चलना, उनको मैनेज करना इज मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजर मस्ट बी इफेक्टिव। मैनेजर को इफेक्टिव होना ज़रूरी है। इफेक्टिव मतलब टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव कर सके और करवा सके। फाइन। नेक्स्ट, ही should be efficient. He or she should be efficient also. Achieve organizational goals with minimum waste of resources. मतलब organizational goals को achieve कर सके कम से कम resources को waste किए बिना, चाहे वो human resources हो या non human resources हो, मतलब material resources। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लोगों का या फिर चीज़ों को वेस्ट नहीं करना है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है और हमें अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। सो मैनेजर मस्ट बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। क्लियर? नाउ डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को अपने अपने हिसाब से क्लासिफाई किया। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज एंड जेरी, देयर आर 4 फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 4 फंक्शंस किसने दिया? जॉर्ज एंड जेरी ने। वेयर एज लुदगलिक हैज गिवन अ कीवर्ड पॉज़-डी-कॉप। अब पॉज़-डी-कॉप का मतलब क्या है? P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, C is for coordination, R is for reporting, and B is for budgeting. Okay, so these are the keywords given by Luther-Gulick for functions of management. Okay, अब हम देखते हैं हेनरी फ्योल ने इस बारे में क्या कहा है। So according to Henry Fayol, to manage is to forecast and plan, to organize, to command and to control. मतलब बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? चीज़ों को फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना, एक एस्टिमेशन बना के चलना कि आगे क्या हो सकता है, कैसे करना है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, कमांड करना, ऑर्डर देना एंड कंट्रोल करना। सो हेनरी फ्योल के हिसाब से ये सारी क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। But the most widely accepted are functions of management given by Kuhns and Udinal. So जो ज़्यादा लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है वो है कून्स एंड उडिनल के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब इन्होंने कितने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं? 5 दिए हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। सो ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कून्स एंड उडिनल ने दिए हैं, जो ज़्यादा लोगों ने इसी को माना है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, सो आज हम कून्स एंड उडिनल के ही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट वन इज प्लानिंग, एज वी ऑल नो, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। समझेंगे कि ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में है क्या और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन दैट इज प्लानिंग। सो अकॉर्डिंग टू कून्स, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब कून्स के अकॉर्डिंगली प्लानिंग क्या है? डिसाइड करना, एडवांस में ही डिसाइड करके रखना कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। सो बेसिकली ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जिसमें हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का जो भी एम है हमें उसे अचीव कैसे करना है। सबसे पहले हमारा एम क्या है?
उसे हमें कब करना है और उसे हमें कैसे करना है। तो ये सारा क्या है, प्लानिंग है। ओके, इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। मतलब अभी हम लोग कहाँ हैं और हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में। ठीक है, वेयर वी वांट टू बी, हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या गोल है हमारा, क्या मकसद है, किस चीज़ की हमें तलाश है, क्या पाना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो ये एक गैप को ये कंप्लीट करता है प्लानिंग। क्लियर। अ प्लान इज़ अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब हमें क्या एक्शन लेना है अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए। तो उसमें हम लोग जो भी चीज़ें लिस्ट डाउन करते हैं दैट इज़ प्लानिंग। ओके, अंडरस्टूड। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स या इम्पॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ, सो प्लानिंग करना किसी भी चीज़ की बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। हम कोई भी चीज़ अगर प्लान करके चलते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि यस वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, है ना। हमें ये चीज़ पता चलती है कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। प्लानिंग हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमारा एकदम सेट होता है, क्लियर होता है कि हमें यही चीज़ अचीव करनी है, तो हमें यही डायरेक्शन में जाना है। हमारा फिर कोई डायरेक्शन बीच में चेंज नहीं होता। हमारा गोल जो है हम उसी तरफ चलते चले जाते हैं अगर हमने प्लानिंग कर रखी है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है अगर हमने चीज़ों की प्लानिंग कर रखी है तो। प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है अगर हमने प्लानिंग किया है कि हम आगे जाके ऐसा करेंगे, अगर हमारे पास ये चीज़ें होती हैं तो हम ये करेंगे, अगर कोई नेगेटिव चीज़ हो गई तो हम प्लान बी वर्कआउट करेंगे, सो लाइक दिस। ओके, सो उससे परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। प्लानिंग प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। ओके, प्लानिंग में हम लोग वो चीज़ें करते हैं जो हमें आगे जाके करनी है, एक्शन में लाना है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। न्यू आइडियाज़ को, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ को भी प्रमोट करता है। प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, मतलब हमें चीज़ों को कैसे कंट्रोल करके चलना है ये भी हम प्लान करके चलते हैं। ऑल्सो प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो। ह्यूमन रिसोर्स में कौन आते हैं, जैसे कि हमारा स्टाफ मेंबर है या मैनेजर है या प्यून है या कोई भी है, ठीक है। और नॉन ह्यूमन रिसोर्स में हमारे मटेरियल्स आ जाते हैं, ठीक है। सो नॉन ह्यूमन और ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर इस्तेमाल, यूटिलाइज हमें कैसे करना है ये हम डिसाइड करके रखते हैं एडवांस में, प्लानिंग में। क्लियर। सो दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन। नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग. So in organizing, division of work into functions and sub-functions, grouping of activities that are closely related in their nature, assigning of duties and responsibilities to the employees, and delegation of authority and power to each employee or the group to discharge their duties accordingly are the processes come under the function of management organizing. तो ये जो चार मेन प्रोसेसेस है ये किस में आते हैं, हमारे सेकेंड फंक्शन के अंदर, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर. अब बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग क्या है, जो भी हमने प्लान आउट किया है उसे हमें अब करना है, जो भी हमने प्लानिंग कर रखी थी उसे अब हमें एक्शन में लाना है. जितने भी वर्क है सबसे पहले उसको डिवाइड करना है फंक्शन और सब फंक्शन में. क्लियर. सेकेंड चीज़, जितने भी एक्टिविटीज़ सिमिलर है उनका एक ग्रुप बनाना है और सब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें इक्वली असाइन करना है एम्प्लॉयज़ में. एंड अथॉरिटी भी हमें ध्यान से देना है, जिसको हम अथॉरिटी दे रहे हैं, अथॉरिटेटिव पर्सन हमें ध्यान से चुनना है, तो ताकि वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे और अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करे. सो ये सारे प्रोसेस आते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. ओके, अगर मैं इम्पॉर्टेंस की बात करूँ, सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू रीप द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. मतलब हमें ऑर्गेनाइजिंग इस सेकेंड फंक्शन में क्या करना है, जो भी इंसान जिस भी चीज़ में बेस्ट है, जिस चीज़ में उसको स्पेशलाइजेशन हासिल है, हमें उसे वो काम देना है. हमें उसे वो नहीं करवाना जो उसे नहीं आता, हमें उसे बल्कि वो करवाना है जिसमें वो ऑलरेडी माहिर है. तो ही ऑर्गेनाइजेशन हमारा ग्रो हो पाएगा. सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब जितने भी रिसोर्सेज है, वेदर इट इज़ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, हमें सबका
सही इस्तेमाल करना है, किसी को भी वेस्ट नहीं करना है। थर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, अथॉरिटी हम किसको दे रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही सब चीज़ों को देखेगा, सब मैनेजर को कैसे फंक्शन करना है, मैनेजर के हाथ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, ये सारी चीज़ें किसके हाथ में होंगी, जो अथॉरिटेटिव पर्सन होगा उसके हाथ में होगी। तो इसे हमें ध्यान से चुनना है, बहुत ज़्यादा केयर देने की ज़रूरत है व्हेन वी आर चूजिंग द अथॉरिटेटिव पर्सन फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो अनबायस होके सबके साथ रहे और कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली हैंडल करे। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चुनेंगे तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल साबित हो पाएगा। ऑर्गेनाइजिंग हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो, कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, उसको ग्रोथ पसंद ही होती है। हर कोई चाहेगा कि उसकी ग्रोथ होती ही रहे, कभी भी रुके ना। कोई ये नहीं सोचता कि बस इतनी ही ग्रोथ हो सकती है हमारी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, नहीं। हर कोई सोचता है कि अभी जैसा मैं हूँ उससे 5 साल बाद मेरी और ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी हो, है ना। सो ग्रोथ तो सबको पसंद है। अगर उसी के साथ डाइवर्सिफिकेशन भी आ जाता है, मतलब अलग अलग फील्ड में भी जाके काम कर सके, तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो ऑर्गेनाइजिंग हमें हेल्प करता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग अचीव्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन सब डिपार्टमेंट्स में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शन करे। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट्स स्कोप फॉर न्यू चेंज। मतलब हमने अभी सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी है, सबको वर्क अलॉट कर दिया है, सबकी पोजीशन हमने तय कर दी है, सबको रोल दे दिए कि किसको क्या काम करना है। तो यहाँ पे जब सबको वर्क मिल जाता है, काम मिल जाता है, तो सब लोग सेटिस्फाइड होते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमें अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए क्या हम नया कर सकते हैं, क्या हम अच्छा और कर सकते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे एक इनोवेशन आइडियाज़ वो लोगों के अंदर क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजिंग। ओके, इनोवेटिव आइडियाज़, न्यू चेंज देखने को मिलता है। सो ऑर्गेनाइजिंग हमें इस चीज़ में भी हेल्प करता है। अंडरस्टूड। सो ये रहा हमारा सेकेंड फंक्शन। चलते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ, दैट इज स्टाफिंग। अगर स्टाफिंग को आसान भाषा में बोला जाए, सो इन द सिंपलेस्ट टर्म्स स्टाफिंग इन मैनेजमेंट इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स। मतलब लोगों को जॉब पे रखना। अब क्या सिर्फ जॉब रखना इज स्टाफिंग? नो, staffing is the function by which managers build an organization through the recruitment, selection and development of individuals as capable employees. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन पिलर कौन होता है? हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर एम्प्लॉय अच्छे होंगे तो हमने जो प्लान कर रखा है वो हम अचीव कर पाएंगे। अगर हमने एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं चुना है तो हमारा जो भी एम है वी कैन नॉट अचीव दैट, राइट। सो हमें सही एम्प्लॉय चुनना है, रिक्रूटमेंट सही करना है, सिलेक्शन प्रॉपर करना है और उनका डेवलपमेंट भी हमें करवाते रहना है, ट्रेनिंग उन्हें देते रहना है। ओके, सो जो हमारा एम है वो हम अचीव कर पाएंगे। अब स्टाफिंग का क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है स्टाफिंग की? सो इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। अब देखो, ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जो भी प्लानिंग कर रखी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एम्प्लॉयज़ को ध्यान से चुनना है, क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेन पिलर है। अगर हम उन्हें सही से नहीं चुनेंगे तो वो हो सकता है ऐसा काम करे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल ना हो या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट ना हो। तो हमें ऐसा सिलेक्शन नहीं करना है, हमें ऐसा सिलेक्शन करना है जिससे हम अपना एम अचीव कर सके। सो दैट्स वाई दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। नाउ सेकेंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें सही तरीके से यूटिलाइज करना है, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो, प्लेसमेंट हो, रेम्यूनरेशन हो, ट्रेनिंग हो या डेवलपमेंट हो। हर एक स्टेज पे हमें अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना है,
टेक केयर करनी है उनकी, रिक्रूटमेंट सही से होनी चाहिए, हमें सिलेक्शन सही से करना है, उन्हें जॉब पे, पोजीशन पे, हर एक पोजीशन पे प्रॉपर रखना है, कौन सी पोजीशन किस एम्प्लॉय के लिए बेस्ट रहेगी, उन्हें पगार सही देनी है, किसी को कम या किसी को बहुत ज़्यादा उसकी पोजीशन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। उनका टाइम टू टाइम हमें ट्रेनिंग करवाना ज़रूरी है ताकि उनके अंदर स्किल डेवलप हो सके, ठीक है। सो हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना है ये सारी चीज़ों का जो हमें स्टाफिंग के ज़रिए हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स इफ़िशियंसी, मतलब जब हम टाइम टू टाइम अपनी एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में अवेयर कराते रहते हैं, तो वो और इफ़ेक्टिव बनते जाते हैं, हाँ, और जिससे हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। ओके, प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को उतना दे रहे हैं जितना वो डिज़र्व करते हैं तो वो भी सेटिस्फाइड है, और अगर वो सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वो बेस्ट होगा। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब काम करेंगे तो अपना 100% देंगे, तो इसीलिए जॉब सेटिस्फैक्शन तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो इंसान अपने जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है तो वो काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेगा, या जैसा कर सकता है वो वैसा नहीं करेगा। सो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं? उसको अच्छी सैलरी दे के, या फिर हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, अप्रेजल दे सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, और या फिर हम उसे बोनस दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक एज अ मोटिवेशन काम करता है, और फिर वो सेटिस्फाइड भी होता है अपने जॉब को लेकर, और फिर जब वो काम करता है तो वो अपना समझ के काम करता है उस चीज़ को। फाइन। नेक्स्ट इज मेंटेन हार्मनी, मतलब हमें जो भी चीज़ें देनी है, जो भी रिवॉर्ड्स देना है, या जैसा भी हमें बोनस देना है, वो अगर हम मेरिट के बेसिस पे देते हैं कि जो जैसा परफॉर्म करेगा, जिसका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, उसे वैसा रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो हर कोई जो है आगे आने की कोशिश करेगा, हर कोई फिर मेहनत करेगा। तो यहाँ पे हम सबको इक्वल कर रहे हैं। फाइन, सब लोग को मौका मिलेगा मेहनत करने का और आगे आने का, तो इससे क्या है, पीस और हार्मनी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहेगी। अंडरस्टूड? एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। सो बेसिकली अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल को डेवलप करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं उनको, या नए नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अवेयर करा रहे हैं, यूज़ कैसे करना है उस टेक्नोलॉजी को, वो चीज़ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो तो समझदार बनेंगे ही, उनके अंदर तो स्किल आएगा ही, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे भी इंस्टीट्यूशन को या हमारे ही जो है ऑर्गेनाइजेशन को उस चीज़ का फ़ायदा होगा, क्योंकि जब वो उस चीज़ को एक्शन में लाएंगे तो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। ओके, सो ये सब कैसे हो सकता है? स्टाफिंग के ज़रिए ही हो सकता है। सो दिस इज़ द थर्ड फंक्शन। फोर्थ फंक्शन की तरफ चले तो वो है डायरेक्टिंग। ओके, सो डायरेक्टिंग इज नथिंग बट गाइडिंग एंड लीडिंग द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, हमें उन्हें लीड करना है और गाइड करते रहना है। इट इज़ नॉट जस्ट गिविंग इंस्ट्रक्शन बाय अ सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट्स, बट ऑल्सो इज अ प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द लैटर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब हमें सुपरवाइजर बना दिया गया है या हमें सुपीरियर पोजीशन दे दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ही देते रहना है या इंस्ट्रक्शन ही देते रहना है अपने एम्प्लॉयज़ को, बल्कि हमें उन्हें सुपरवाइज भी करना है, उन्हें गाइड भी करना है अगर वो कहीं गलत जा रहे हैं तो, और उन्हें मोटिवेट भी करना है अगर वो लो फील कर रहे हैं तो। ठीक, तो हमें ये सारी चीज़ें करते रहना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन? बिकॉज इट इनिशिएट्स एक्शन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है उसको बेहतरीन तरीके से अचीव किया जा सकता है डायरेक्शन की वजह से। इट अटेम्प्ट्स टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ एम्प्लॉयज बाय आइडेंटिफाइंग देयर कैपेबिलिटीज़। एम्प्लॉयज़ के अंदर जितनी कैपेबिलिटीज़ है उससे ज़्यादा हमको उसके अंदर से निकलवाना चाहिए, उससे ज़्यादा पोटेंशियल निकलवाना चाहिए ताकि वो बेहतरीन तरीके से निखर के आए। ओके, सो ये डायरेक्शन की वजह से पॉसिबल है। डायरेक्शन इज एसेंशियल टू कीप द एलिमेंट्स लाइक सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिव।
सो अगर हम कोई ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे हम लोगों को लीड कर रहे हैं तो ये सारे एलिमेंट्स का ध्यान हमें रखना है। हमें लोगों को सुपरवाइज करते रहना है, मोटिवेट करते रहना है अगर वो लो फील कर रहे हैं तो। वैसे भी हमें मोटिवेशन करना ही चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो और ज़्यादा अच्छा करें, ठीक है। अगर वो 100% दे रहे हैं तो अपना 200% दे। लीडरशिप हमें उनको ऐसे भी चैलेंजिंग सिचुएशन देने हैं जहाँ पे उनको कुछ डिसीजन लेना हो तो वो और ज़्यादा वर्क हार्ड करेंगे उस चीज़ के लिए, राइट। कम्युनिकेशन इफेक्टिव मतलब इन्फॉर्मेशन कैसे पास होगी, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे क्लियर कर सकते हैं बात करके, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए हमें एक दूसरे से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है अगर सुपरवाइज़र और एक एम्प्लॉय बात करते हैं तो ये सारे ही एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। सो डायरेक्शन हमको ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। इट इंश्योर्स दैट एवरी एम्प्लॉय वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हमें ये डायरेक्शन हेल्प करता है कि हर एक एम्प्लॉय जो एम है हमारा, जो हमें अचीव करना है, क्या उसी के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हमें उसे गाइड करना है, हमें उसे समझाना है और उसे मोटिवेट करके हमें अपने गोल की तरफ उसे लेके आना है। डायरेक्शन एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। अब अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने इंडिविजुअल्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड करेंगे या डायरेक्ट करेंगे तो ही उनकी कैपेबिलिटीज़ बाहर आ पाएंगी और उनको भी पता चलेगा कि हाँ वो ये चीज़ भी कर सकते हैं, है ना। तो उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा प्रॉपर डायरेक्शन से। क्लियर। सो ये थे डायरेक्शन के इंपॉर्टेंस। अब हम आते हैं अपने लास्ट फंक्शन पे, दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? बेसिकली इट इज डिटरमाइनिंग व्हाट इज बीइंग अकम्प्लिश्ड, दैट इज evaluating performance and if necessary applying corrective measures so that performance takes place according to the plans। मतलब जो भी हमने प्लान कर रखा था क्या हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमारा जो मकसद था हम वही अचीव कर रहे हैं। अगर हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, उसके लिए हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। ओके, सो दैट हम अपने प्लान के अकॉर्डिंगली जा सके। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ सो द फर्स्ट पॉइंट इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। मतलब हमें अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है कि जो हमारा गोल था और जो हम अभी कर रहे हैं क्या दोनों सेम है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। सेकेंड इज मोटिवेट्स एम्प्लॉय। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेट करते रहना है। इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ ज़रूर हो। ओके, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में या फिर जो मैनेजर है या डिपार्टमेंट है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना अच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्रेशर। साइकोलॉजिकल प्रेशर मतलब किसी भी एम्प्लॉय को हमें इतना वर्कलोड नहीं देना है कि वो जॉब क्विट कर दे या तो फिर गिव अप कर दे या तो फिर एज अ फॉर्मेलिटी ही वर्क को कंप्लीट करके दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इससे हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। ठीक है, हमें जो एम है हमारा वो हम अचीव नहीं कर सकते हैं या फिर हम पीछे हो जाएंगे उस चीज़ को अचीव करने में, राइट। तो किसी को भी प्रेशराइज नहीं करना है, बर्डन नहीं देना है, वर्क जो है प्रॉपर डिवाइड करना है लोगों में। सो ये था हमारा इम्पॉर्टेंस कंट्रोलिंग का। आई होप आपको पांचों फंक्शन समझ में आए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।